हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कला के तत्व। घर को सजाते हैं तो उसमें कला का क्या रोल है। जैसे कला मनुष्य के भाव अभिव्यक्ति का एक सुंदर, श्रेष्ठ, सशक्त माध्यम है। कला के द्वारा जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। क्रियाकलाप में एक कोई भी हम काम करते हैं उसमें एक कला छिपी हुई होती है। जैसे झरने से पानी बह रहा है कल कल करके, सागर की लहरें हैं, कोयल की कूक है, आसमान में छाए हुए काले काले बादल हों, या फल फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, ये बागों में चहकती चिड़िया, इन सब में कला का अनूठा संगम होता है। ये अत्यंत ही मनोहारी, आकर्षक लगते हैं। मनुष्य को कला प्रकृति से सीखा है इसने प्रेम करना, और ये जो प्रकृति है हर एक रचना में कला को संजो के रखती है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, पक्षी हों, पशु हों, जड़ डंठल, ये सब इसमें आते हैं। तो अब हमारा मतलब है कि कला है क्या चीज़। कला का अर्थ है कि मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम। मनुष्य अपने भावों को सहज ही अभिव्यक्त करना सीख जाता है, और वो किस प्रकार से अपनी बात को रख पाता है, व्यक्ति के विचार भाव इस ढंग से अभिव्यक्त करता है कि उसे सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास, संतुष्टि प्राप्त होती है। ये जीवन के आनंद की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। कोई भी कला, चाहे चित्रकला हो, नृत्य कला हो, मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, हस्तशिल्प कला हो, या भवन मकान बनाने की कला हो, घर को सजाने की कला हो, इन सब में विचार निहित होते हैं, और व्यक्ति अपने गुणों को या अपनी क्षमताओं को अधिकतम अभिव्यक्त करता है। उससे उसे मानसिक संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, हृदय गदगद हो जाता है। सामान्य बोलचाल में हम इस तरह से कह सकते हैं कि कला जो है किसी भी दक्षता का उपयोग सौंदर्य, आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाए तो उसे कला कहते हैं। संक्षेप में, कोई भी कार्य जिसमें सुंदरता का भाव जागृत हो तथा जिसके संपन्न होने में दक्षता, सृजनात्मकता की आवश्यकता हो, तो वो कला कहलाती है। कला व्यक्ति को अनुपम सुख, नैसर्गिक आनंद की अनुभूति देता है। सुंदर वस्तुओं को देख करके हर्ष, आनंद, सुख का अनुभव होता है, और ये सब आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कला जो है वो एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अभी की कला जो है वो कई तत्वों से मिलकर के बनी है। उन सब का प्रयोग हम सजावट में करते हैं, जैसे रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, प्रकाश, खाली स्थान। अब इन सभी को हम एक एक पॉइंट्स में देखेंगे। रेखा, सबसे पहले आती है रेखा। रेखा क्या है? कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें रेखा का प्रयोग होता है, चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, हस्तशिल्प कला हो, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य का बहाव। रेखा क्या है? दो बिंदुओं के मध्य का बहाव। दो बिंदुएं जब मिलाती हैं वो रेखा कहलाती हैं। आकार, डिज़ाइन, इन सब को बनाने में रेखा का प्रयोग होता है। ना केवल कमरे में, दीवारों पर, फर्श पर रेखाओं का प्रयोग होता है, फर्नीचर में, कप और पर्दे हैं, काटे अपहोल्स्ट्री में, इन सब में रेखाओं का प्रयोग होता है। रेखाएं चार प्रकार की होती हैं: लंबी रेखाएं या खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं या समतल रेखाएं, तिरछी रेखाएं और वक्र रेखाएं। लंबवत जो रेखाएं होती हैं इनको खड़ी रेखाएं भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। इनसे लंबाई का आभास होता है। ये रेखाएं हमारे मस्तिष्क में जोश भरती हैं, उत्साह लाती हैं। अब जैसे पर्दे हैं, बेडशीट हैं, जब इनको हम लटकाते हैं तो लंबवत रेखा का प्रयोग होता है। मतलब इनका बहाव, पर्दे को हम देखते ध्यान से तो ऊपर से नीचे तक हमारी आंखें सीधी जाती हैं। दूसरा है कि पड़ी और आड़ी रेखाएं। पड़ी और आड़ी रेखाएं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में स्थिरता का भाव लाती हैं। शालीनता, नमनीयता, सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है। ये अनुपम सौंदर्य की प्रतीक होती हैं।
तकिया, गिलाफ, बेडशीट, कुशन कवर, गद्दियाँ, पर्दे, मेजपोश, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। कुशन को तिरछा करके भी तिरछी रेखा होने का आभास उत्पन्न होता है और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी इनका प्रयोग होता है। फिर है कि कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शालीनता, सौंदर्य, इन सब के भाव को प्रकट करता है वक्र रेखाएं। और ये सजावट में कोमलता का भाव उत्पन्न करती हैं। खिड़कियों में, दरवाजों में, इन सब में इनका प्रयोग करते हैं। फिर है आकार। दूसरा जो है कला का तत्व है आकार। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आकार भी कई प्रकार के इसमें हम ले सकते हैं सजावट में, जैसे वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, जिनकी 6 भुजाएं हो षष्ठभुजाकार, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुजाकार उस आकृति में। तो एक रेखा को प्रधान मानकर उसी के अनुसार कमरे में सजावट की जाती है और अनुरूपता संतुलन पर ये आधारित होता है। अतः आकार में अनुरूपता लाने के लिए यदि बहुत ऊंचे चौड़े सोफ़ा सेट का प्रयोग किया जाए तो सुंदर नहीं लगेंगे। यद्यपि सोफ़ा सेट का रंग बहुत सुंदर है, बनावट आकर्षक है, मजबूत और टिकाऊ लकड़ी से बना है, तो भी वो आकर्षक नहीं दिखेगा क्योंकि उसका आकार सही नहीं है। अतः आकार सजावट का एक आवश्यक तत्व है। जब 2 खड़ी रेखाएं और 2 आड़ी रेखाओं के मिलाने से वर्ग बनता है और ये चारों रेखाएं हैं वो एक समान माप की होती हैं। आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने की दोनों रेखाएं समान आकार की होती हैं। और जब कोई वस्तु त्रिभुजाकार होती है तो उसमें 3 रेखाएं होती हैं। एक आड़ी रेखा से बना होता है, 2 तिरछी रेखाओं से। पंचभुजाओं में 5 रेखाओं के मिलाने से ये आकार बनता है। इसमें 1 रेखा आड़ी होती है, 2 रेखा खड़ी और 2 तिरछी। षष्ठभुजाकार में 2 खड़ी 4 तिरछी रेखाएं होती हैं। वृत्ताकार में 2 वक्र रेखाएं मिलकर के आपस में मिलने से वृत्ताकार सर्कुलर बनता है और इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। दरवाजे, गोल खिड़कियों में सुंदरता बढ़ाने के लिए और इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब ये कि आकार का हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाता है। आड़ी पड़ी समतल रेखाएं, इनको देखने से स्थिरता और दृढ़ता का बोध होता है, जबकि विपरीत दिशा में खड़ी आयताकार दीवारों को देखने से प्रगति, उत्थान, उन्नति, विकास का बोध होता है। वृत्ताकार स्थल देखने में खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास का बोध होता है। मंदिर के ऊपर त्रिकोण या त्रिशूल देखने से मन में धर्म के प्रति अध्यात्म और आस्था का बोध होता है। फिर है कि जब हम आकार को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1, कार्यात्मकता। केवल सौंदर्य, वस्तु का सौंदर्य नहीं होना चाहिए बल्कि वो उपयोगी भी होनी चाहिए वो चीज़। जैसे यदि रसोई घर में भोजन बनाने के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 4 या 5.5 फीट है और उसमें रसोई घर की सुंदरता बढ़ जाती है, परंतु गृहिणी जब खाना बनाती है तो उस समय और उसके अपने उपयोग वो काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है, सुविधाजनक नहीं है, तो वो सुंदरता बेकार है। इसी तरह से यदि लंबे समय तक इतनी ऊंचाई पर वो काम करेगी तो पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधे में भी विकृति आ जाएगी। तो कार्यात्मकता की दृष्टि से वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है। अतः कोई भी आकार जो होता है वो फर्नीचर का आकार हो, चाहे वो कमरे का हो या अन्य, तो कार्यात्मकता उसकी होनी चाहिए। इस तरह से मेज़ कुर्सी की ऊंचाई है वो लिखने के लिए उपयोगी हो, उसी सही होनी चाहिए। आकार अपने व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए। जैसे बच्चों की टेबल कुर्सी है वो कम ऊंचाई की होंगी, उनका आकार छोटा होगा। फिर है कि वस्तु का उपयोग हम चाहे किसी भी पदार्थ का करें, उसे ऐसा होना चाहिए कि वो काम लेने में आसान हो। अब ये कि बनावट भी कई प्रकार की होती है, जैसे कोमल, रुखड़ा, कठोर, खुरदरा, चिकना, रोएदार, छिद्रयुक्त, दानेदार, रवादार,
रबड़ के समान, धातु के समान, चट्टानी, कुरकुरा, लचीला, नुकीला और स्पंजी। ये सब बनावट के प्रकार हैं। मतलब इनमें से जब घर में हम जैसे हमें टॉवल काम में लेना है तो हम रोएदार काम में लेंगे। बच्चों के कपड़े कोमल होने चाहिए। तो ये क्या है? बनावट। बनावट का उपयोग प्राचीन समय से ही घर में सजाने में काम में लिया जाता है। जैसे मार्बल और लकड़ी पर दर्पण का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए खूब घिसाई की जाती है। लकड़ी में चमक लाने के लिए पॉलिश की जाती है। इसी तरह से अन्य चीज़ें होती हैं। तो कमरे में कोमलता, ऐश्वर्यता, सुंदरता का भाव उत्पन्न करने के लिए बनावट का रंग, प्रकाश, आकार के साथ गहरा संबंध है और उसका ध्यान रखना चाहिए। उसी अनुसार हमें काम में लेना चाहिए। सजावटी सामान जो है वो भी बनावट को ध्यान में रखनी चाहिए। दरी, फर्श, मेज़पोश, कालीन, चटाई, फर्नीचर, इन सब की बनावट पर ध्यान देना होगा। खुरदरी बनावट की दरी अच्छी होती है। कोमलता के भाव को उत्पन्न करने के लिए कालीन चिकने होने चाहिए। इस तरह से धरातल की विभिन्नता के लिए भी हमें ध्यान रखना होगा। जबकि चिकनी सतह कोमल, नाजुक, ऐश्वर्यता की प्रतीक होती है। इस तरह से घर में जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बनावट का पहले